गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो रिवीजन वर्क जारी है आप लोगों का। अभी जो हम लोग नेशनल मूवमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, पहला पार्ट तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो समय निकाल के रिवीजन करिए। और नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण से रोज क्लास नोट्स को एक बार पढ़ा करेगा 1947 तक। कई बार टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कई बार पूरे नेशनल मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको एक टॉपिक ही मान के चलना है, इसके भीतर छोटे छोटे टॉपिक हैं, दोनों तरह के ट्रेंड है। ज्यादातर ट्रेंड है नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा आपको। कल की क्लास को हम लोग एक बार रिकॉल करें। कल हम लोग यानी कि पिछली हम लोग गरम दल के उदय के कारण पे चर्चा कर रहे थे। सरकार से निराशा है, नरम दलियों से निराशा है, जो भी पॉइंट्स थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर का प्रभाव भी जिक्र किया गया है उस पर। और भी कुछ कुछ चीजें बताई गई थी, कुछ तथ्य भी बताए गए थे आपको। फिर इसके बाद हम लोगों ने बंगाल विभाजन के कारण पे बात की थी। ध्यान है सभी को? सरकार क्या कहती है और वास्तविक रीजन क्या था। और फिर हमने बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमने ध्यान दिया था। फिर स्वदेशी आंदोलन और बंगाल बिहार आंदोलन का इसका नेचर क्या था, इसके जुड़े हुए जो आवश्यक फैक्ट्स हैं वो आपको बताए हुए थे। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है भी। पहला मेजर मूवमेंट है जहां चीजें बदल रही हैं, है ना। इसी से संबंधित एक और घटना है जिसपे हम भी बात करेंगे इमीडिएट। वो है 1907 में कांग्रेस में विभाजन। ये जो विभाजन का मेन कारण है वो है नरम दलियों और गरम दलियों के बीच मतभेद। तो हम कुछ कॉमन पॉइंट्स बनाएंगे अभी इस समय, हम उस कॉमन पॉइंट्स के आधार पर इसको देखेंगे हम। ठीक हो, तो एक तरफ हमें क्या लिखना है आपको, नरम दल, और दूसरी तरफ आपको लिखना है गरम दल। या आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं शुरू करूंगा वन बाय वन, इसे पॉइंट्स देख लूंगा, इन पे किस तरीके का प्रभाव देखा गया है। ये जो पॉइंट्स होंगे ये याद रखने के लिए होंगे, इसके आधार पर ही हम विश्लेषण करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों का लक्ष्य क्या है, ठीक है। फिर हम जब बात करेंगे प्रभाव और लक्ष्य के साथ साथ, तो ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही को लेकर के दृष्टिकोण क्या है। इसके अलावा विकास को लेकर दोनों का नजरिया क्या है, नरम दल और गरम दल का। इनकी जो कार्यशैली है वो क्या है। ऑलमोस्ट कई सारी चीजें आपको ध्यान है भी। इनका सामाजिक आधार क्या था। तो ये कुछ बैकग्राउंड के इंफॉर्मेशन होंगे जो हम लेंगे। नरम और गरम गरम दल में डिफरेंसेस की बात करेंगे हम, अंतर की बात करेंगे, ठीक है। जब भी तुलना या कंपेयर पूछा जाता है तो तुलना में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों को लेना होता है। डिफरेंसेस पूछा जाता है यानी दोनों में अंतर बताइए आप, ठीक है। सोशल बेस की बात करेंगे हम। फिर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, इसको लेकर के दोनों का दृष्टिकोण क्या था। इसी को टकराव को लेते हुए 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मामला यह है कि दोनों का तरीका अलग है, दोनों को पर अलग तरीके का प्रभाव है, सरकार का नज़रिया अलग है, दोनों का बेस अलग है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के पहले भी दो अलग अलग रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, हमने पढ़ा भी। बट इसके साथ ही वो टकराव उभर कर
सामने आया, सहयोग भी हुआ, टकराव भी सामने आया। तो 5 में भी टकराव देखा गया, 5 के सेशन में भी, 6 के सेशन में भी कांग्रेस में टकराव देखा गया, जिसका जिक्र करेंगे अभी। और फाइनली 1907 में जूता चप्पल कुर्सी वगैरह सब चल गए, जैसे आमतौर पे अपने संसद विधानसभा वगैरह में हो जाता है, जो अपने यहाँ एक परंपरा है, जो उसकी शुरुआत भी यहाँ हुई थी। ठीक है, तो विभाजन था। इसमें कई एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, दोनों के बीच मतभेद क्या है या कैसे विभाजन हुआ, 7 तक का सफर क्या था, और एक बार हम नरम दल का संक्षेप परिचय हो जाएगा, गरम दल का, कई चीजें इसमें आ जाएंगी। सब्जेक्टिव बहुत सारे सवाल इसमें सॉल्व होंगे। तो आप पैराग्राफ या जैसे आपको लगे टेबल में लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रभाव को लेकर के। देखिए, नरमदलीय नेताओं पर लिखना शुरू करें, दोनों में अंतर। नरमदलीय नेताओं पर पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव था। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था और ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में परिवर्तन चाहते थे। ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में परिवर्तन चाहते थे। गरमदली इनके बारे में लिखें, गरमदली नेताओं पर स्वदेशी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव। स्वदेशी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव, कॉमा देकर लिखो। आधुनिक विचारों के समर्थक, लेकिन अंधानुकरण के पक्ष में नहीं। अंधानुकरण के पक्ष में नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये विरोधी थे, लोकतंत्र के समर्थक हैं, संविधान कानून आधुनिक विचारों के समर्थक हैं ये। बट ऐसा नहीं कि हूबहू ब्रिटेन की बात की जाए, अपनी भाषा में अपने तरीके से भी हम विकास कर सकते हैं, आधुनिक चीज़ों को ले सकते हैं। जापान बढ़िया एग्जाम्पल रहा है आधुनिकीकरण का, जो अपनी संस्कृति अपनी भाषा को बेस बनाते हुए मॉडर्नाइज हुआ था। ठीक है, आगे चल के चाइना भी हुआ, बट उस दौर में जापान सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। तो दोनों का जो प्रभाव है देखोगे, उसमें एक अंतर है, नरमदली और गरमदली। लिखिए आप लक्ष्य। नरमदलियों का लक्ष्य है स्वशासन। ठीक है, कॉमा देकर लिखो। भारतीयों की प्रशासन भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई जाए। भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक है, लक्ष्य भी बड़ा क्लियर नहीं था, जैसा कि मैंने बताया था, बढ़ रहे हैं आज़ादी की दिशा में, बट कोई खुल करके आज़ादी की बात नहीं कर रहा है। ये कहते थे जैसे 5 में स्वशासन आप लोग ले लो, 6 में स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमें कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह दे दो स्वराज, आयरलैंड की तरह दे दो हमें अधिकार। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियरिटी है, बट लक्ष्य क्या लेते हैं, कांग्रेस के मंच से जब प्रस्ताव पारित होता है। तो 5 में जो प्रस्ताव पारित हुआ, नरम गरम दल दोनों का लक्ष्य है कॉमन। 6 में प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस का प्रस्ताव, यानी दोनों का कॉमन लक्ष्य है। बट इनके लिए ज्यादातर क्या होता था, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, इस संविधानिक सुधार, प्रशासन का भारतीयकरण जैसी चीजों पर ज्यादा बल देते थे क्रमशः। ठीक है, इधर आप लिखो गरम दल। लिखें, गरम दल का भी लक्ष्य स्वशासन ही था, लेकिन इसकी प्रकृति को लेकर मतभेद था। तिलक के लिए प्रकृति को लेकर मतभेद था, तिलक के लिए स्वशासन से आशय प्रशासन पर भारतीयों के प्रभाव या प्रशासन पर भारतीयों के नियंत्रण से था।
वहीं अरविंद घोष बिपिन चंद्र पाल के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या बताया, कांग्रेस की मन से प्रपोजल पास हुआ, सुशासन और स्वराज दोनों का लक्ष्य है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो अपने विचार अभिव्यक्त करते थे, तिलक का था पूर्ण आजादी नहीं, कम से कम भारत में भारतीयों का शासन हो। कुछ मामलों को देखे, अंग्रेज तो देखो, यानी दादा भाई नौरोजी वाले मॉडल पे ही चल रहे थे इस मामले को। बट वो क्रमशः नहीं, जितनी जल्दी हो भारत को वो जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तिलक ऐसा सोचते थे। दादा भाई नौरोजी कहते थे कि ग्रेजुअली सौंपा जाए, तिलक चाहते थे कि नहीं, अब भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और भारत को उसके दायित्व मिलने चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये तिलक का स्टेटमेंट है। बट स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत लेख में सुशासन का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, बट कांग्रेस के मन से वो प्रपोजल पास नहीं हुआ। तो अक्सर कहा जाता है कि दोनों के लक्ष्य में बहुत कठिनाई नहीं थी, लक्ष्य कमोवेश एक ही था, क्योंकि दोनों ही इसको स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अंतर ये माना जाता है कि ये क्रमशः चाहते थे और इनके डिग्री में थोड़ा अंतर था अप्रोच। लिखो अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार एवं नौकरशाही। ब्रिटिश सरकार एवं नौकरशाही आप अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार एवं नौकरशाही, एक्सप्लेन करो उसको। देखो, नरमदलीय नेतृत्व, नरमदलीय नेतृत्व की ब्रिटिश सरकार में आस्था थी, आस्था थी। वे भारतीय सरकार एवं नौकरशाही को भ्रष्ट मानते थे, वे भारतीय सरकार एवं नौकरशाही को भ्रष्ट मानते थे। ठीक है, इसी में लिखो, इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार तक भारत की वास्तविक तस्वीर पहुंचाई जाए, ब्रिटिश सरकार तक भारत की वास्तविक तस्वीर पहुंचाई जाए, तो भारत का आधुनिकीकरण संभव है, तो भारत का आधुनिकीकरण संभव है। ठीक है, यानी ये सोचते थे कि यहाँ के लोग करप्ट हैं, वहां हम इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए शुरू से सक्रिय थे ये ब्रिटेन में। याद है ना, ब्रिटिश इंडिया समिति बनी थी 1889 में। कौन कौन थे संस्थापक, कमेंट करके बताइए। यून बेडरबन, और एक और नाम याद रखिएगा जो अलग से लिखा था, विलियम डिग्बी। हाँ, डिग्बी ही सब क्लियर ये सब थे वहां पर, जो हमने बताया था, इंडिया नामक अखबार के संपादक भी थे डिग्बी, याद है ना। तो शुरू से सक्रिय है। हमने बताया था गर्म दल के अलावा प्रत्येक जो अलग अलग धाराएं होंगी, कहीं ना कहीं ब्रिटेन में उसका प्रभाव देखेंगे, क्रांतिकारियों का, समाजवादियों का। ठीक है, ये विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के सहयोग को आवश्यक मानते थे, उसकी कृपा को आवश्यक मानते थे, कई बार ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, ये इनका तरीका था। इधर लिखें आप, भारतीय सरकार या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोनों के आलोचक, दोनों के आलोचक, कॉमा देकर लिखो इसे में। लिखे आधुनिकीकरण के लिए आत्मनिर्भरता पर बल, आत्मनिर्भरता पर बल। जो स्वदेशी के दौरान जितना कुछ भी हमें दिखाई पड़ा, उद्योग वगैरह चल रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी हमने इसी में ऐड कर लिया, बस ये याद रखने के लिए तीनों को हमने एक ही साथ ले लिया। ठीक है, इनका नजरिया क्या था, विकास तो अंग्रेजों की कृपा, अपने पुरुषार्थ से ही विकास होगा, अपने प्रयासों से ही विकास होगा, कृपा से विकास नहीं होगा। इसको लेकर भी खूब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आलोचना करते रहते थे। ठीक है।
किसी ने पूछा है कि नरम दल के जो नेता थे वो विलासिता को ध्यान में रखते हुए आजादी चाहते थे, और गर्म दल के जो लोग थे वो क्विक मेहनत त्याग की बात करते थे। बात तो बिल्कुल सही की थी तुमने, बट शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी बरतना है, ठीक है। देखो वो देखो, हम ऐसे बातचीत में कह सकते हैं, बट एक लिखने का तरीका होता है जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। बस उसी तरीके की बात वो अपने व्यवसाय में संलग्न होने के साथ साथ वो अंशकालीन राजनीति करते थे। थोड़ा शब्द ऐसा बदल दें जो उस तरह का ना लगे उनके लिए, बस कह सकते हैं, बात है वो करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? जैसे अपने व्यवसाय को महत्व देते हुए वो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय थे, हमारी बात हम वैसे कह सकते हैं। सहमत है ना आप? थोड़ा राष्ट्रीय जो जिन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, कुछ भी हो, ठीक है। एक चीज में अक्सर कहते हैं, देखो आप लोग किन्हीं के बारे में पढ़े तो आलोचना तो करें, उनकी सीमाएं बताई हैं, बट इन लोगों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इनका महत्व तब पता चलता है जब हम लोग अपनी आयु को कैलकुलेट करते हैं, जो भी 20 25 30 आयु हो, मैं अपनी भी शामिल कर रहा हूँ उसमें। हमने अब तक देश समाज के लिए क्या किया है? कोई एक अच्छा काम कभी, ठीक है, कोई भी एक अच्छा काम, दो अच्छा काम, पूरे अब तक की यात्रा में, क्योंकि ये लोग कई बार ऐसा होता था जेल जाना, बहुत कुछ है, तो हम सम्मान के साथ इनकी आलोचना में भी शब्दों का हम ध्यान रखें। उसी तरीके से शब्दों का चयन भी कर रहे हैं, ध्यान रखना है, आलोचना करना है, गॉट इट। बात आ जाने से ठीक रहता है, अभी लिख देंगे विलासिता में युक्त रहते हुए तो वो थोड़ा भद्दा लगेगा ना, देख के, नॉट गुड, है ना। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे कार्यशैली की बात करेंगे, ठीक। तीनों को ले लिया हमने एक ही साथ, विकास यानी आधुनिकीकरण, ठीक है। लिखो कार्यशैली पे कि नरमदलीय नेतृत्व नरमदलीय नेतृत्व संवैधानिक एवं कानूनी तरीके से तथा प्रार्थना व अपील जैसे प्रार्थना के माध्यम से सुधार चाहते थे। संवैधानिक एवं कानूनी तरीका। वहीं गर्मदली नेताओं की कार्यशैली उग्र थी। वहीं गर्मदली नेताओं की कार्यशैली अपेक्षाकृत उग्र थी। जैसे जो जो आपको याद आए लिख दीजिएगा, बहिष्कार, स्वदेशी सरकार की आलोचना, विदेशी कपड़ों को ठहराना, करना देना, तो शैली में भी अंतर था। और जब ये मूवमेंट कर रहे हैं संवैधानिक राजनीतिक नहीं, सरकार से कोई बातचीत के पक्ष में नहीं है, वो सरकार के साथ बातचीत, क्रमशः सुधार और अपील याचिका के माध्यम से सुधार, ये अपेक्षाकृत उग्र तरीके से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ठीक है। इनका जो दबाव है वो थोड़ा उग्र है, एग्रेसिव है। अगला पॉइंट लिखो, प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का जनाधार सामाजिक आधार में। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का जनाधार शहरों में तथा मध्य व उच्च वर्ग के बीच देखा गया। उच्च वर्ग के बीच रहा। दूसरी तरफ लिखो, गर्मदली कांग्रेस का जनाधार मुख्यतः शहरों में, लेकिन मध्य व निम्न वर्ग के बीच निम्न वर्ग के बीच मुख्यतः शहरों में कहा हमने, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय किसानों के मुद्दों को लेकर भी आंदोलन चला रहे हैं। तो गर्म दल के साथ ही ग्रामीण भारत से भी जुड़ाव हो रहा है आंदोलन का।
ऐसा नहीं होगा कि गांधी जी के आने के बाद एक आंदोलन गांव में पहुंच जाएगा। हर चीज ग्रेजुअली धीरे धीरे होता रहता है। तो जैसे लाजपत राय किसानों के मुद्दे पर हैं, ये सक्रिय हैं। बाल गंगाधर तिलक नो टैक्स मूवमेंट चलाया है, ठीक है। और जो जितनी समितियां थी, जैसे आपने कल बताया था साधना और तमाम समितियों के बारे में, 12 साल समिति वगैरह के बारे में, ये सब समितियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन कर्म दल किसी न किसी रूप में गाँव की तरफ जा रहा है। तो आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले वाले का क्लियर था कि वो शहरी था, इसके बारे में था कि नहीं, इन्होंने शहरी ये भी हैं लेकिन इनका बेसिस बढ़ रहा है और कार्य क्षेत्र भी बदल रहा है इनका। और इनकी गतिविधियों के कारण ही हमने क्या देखा था कि जो इनका धरना प्रदर्शन का तरीका था, युवाओं के बीच ये ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि आदर प्राप्त कर रहे थे, युवाओं में लोकप्रिय थे बहुत, ठीक है। अब ये आता है, अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये तो बेसिक बात हो गई जो हमने अब तक पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब आता है बंगाल विभाजन को लेकर के नज़रिया क्या था। देखो, नज़रिया ये था न, ज़्यादातर नरेंद्रीय नेता ये चाहते थे कि ये आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे, और वह भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक, ठीक है। उनके रास्ता न प्रशासन में और विधान परिषद की राजनीति वो करते आ रहे थे शुरू से, तो उसी रास्ते पे चलना चाहते थे जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हुआ है, ठीक है। तो गर्मदली क्या था कि बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में चलाना चाहते थे, और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। तो इसको लेकर के मतभेद उभरा, और यही मतभेद 1905 और 6 के कांग्रेस के सेशन पर दिखाई पड़ता है। इसमें एक और मुद्दा आ गया था, अध्यक्ष पद का चुनाव भी। बट अध्यक्ष पद का चुनाव केवल रिफ्लेक्शन है, मुद्दा स्ट्रेटजी को लेकर के था, ठीक है, कि भाई अध्यक्ष नरम दलीय होगा या गरम दलीय होगा। तो हम इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें जरा आप, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। देखो, नरम दलीय नेतृत्व नरम दलीय नेतृत्व आंदोलन को बंगाल एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे। बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे। दूसरी तरफ गर्मदली नेतृत्व आंदोलन का समस्त भारत में प्रसार एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार भी चाहते थे। और ऐसा हुआ भी, स्कूल कॉलेज वगैरह का आविष्कार हुआ, जो हमने पढ़ा भी, अदालत का भी बहिष्कार हुआ, और लोग अपने विवादों को खुद निपटा रहे हैं, ठीक है। अब टकराव देखो तो चला है दोनों में। अब जब एकदम से मूड बदला, पब्लिक सड़कों पर आ गई 1905 में, तो गर्मदली तो यही चाहते थे कि सड़कों की राजनीति हो। तो अब वो चाहते थे कि कांग्रेस संगठन पे हमारा प्रभाव हो। तो 5 में महत्वाकांक्षा तो रही होगी, अध्यक्ष हमारे बीच में से कोई बने जो इस तरह के तौर तरीके का समर्थन करे। फिर 5 में ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बन गए। बट गर्मदलियों ने कहा था कि भाई स्वशासन की बात कहिए कम से कम। तो जो स्वशासन का 5 में प्रस्ताव पारित हुआ बनारस सेशन में, उसमें गर्मदली नेतृत्व का दबाव कार्य कर रहा था। बट 6 में गर्मदलियों को लगा कि अब ऐसा वक्त है कि अब हमारे बीच से भी कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। सुमित सरकार कहते हैं कि गर्मदली नेता चाहते थे कि तिलक या लाजपत राय दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। तिलक या लाजपत राय दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। इस बात की संभावना थी कि कलकत्ता सेशन में इन दोनों में से कोई अध्यक्ष बन सकता था। गर्मदली नेता ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी का नाम आगे, चूंकि उनका सभी लोग सम्मान करते थे, तो किसी ने दावा नहीं किया अध्यक्ष पद का।
बट इन लोगों ने मैसेज दे दिया था कि भाई अगले चुनाव में 6 में जब होगा हमारे उम्मीदवार को, तो अगली बैठक जो होनी थी 6 में कलकत्ता की बैठक थी, नेक्स्ट बैठक होनी थी नागपुर में। नागपुर एक तरीके से तिलक का गढ़ था, और अध्यक्ष के चुनाव में स्थानीय और स्वागत समिति की अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती थी। कुछ प्रोसेस था जिसमें स्थानीय लोगों की ज़्यादा भूमिका होती थी, लेकिन जहां बैठक होती थी अध्यक्ष उस प्रांत का नहीं होता था। तो नागपुर में बैठक होनी थी, तो ये क्लियर था कि तिलक अध्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि अध्यक्ष वहां का हो नहीं सकता है। और लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। तो फिरोज शाह मेहता को लगा कि नागपुर बैठक होने से संगठन पे गर्म दलियों का प्रभाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, सरकार का रुख भी कठोर है, जो कुछ सुधार मिलना है वो मिलेगा नहीं। सरकार जब कह रही है कि सुधार करेंगे तो इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेहता का, गोखले का, इस तरीके का इन लोगों का विचार था। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रोसेस रहा उन्होंने बैठक को नागपुर की जगह सूरत करवा दिया। नागपुर में बैठक आयोजित नहीं हुई 1907 की बैठक, बल्कि सूरत उसको शिफ्ट कर दिया गया। लाजपत राय का नाम था कि अध्यक्ष के लिए वो लड़ेंगे चुनाव। नरमदलियों ने कहा कि हमारी तरफ से राज बिहारी घोष होंगे, नरमदली नेता थे, लेकिन ऐसा लगा कि टकराव बढ़ सकता है, तो लाजपत राय ने कहा कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ। लेकिन लोगों में नाराजगी थी कि अध्यक्ष बनने नहीं दे रहे हो, बैठक का स्तर चेंज कर रहे हो। और तो और 1906 में जो 4 प्रस्ताव पारित हुआ था, नरमदली बार बार कह रहे थे कि इसको भी हटा करके छोड़ेंगे, सरकार से भी नाराजगी नहीं लेनी है, सरकार सुधार करने को तैयार है। ठीक है, तो ये सब मुद्दे थे। अफवाहों का बाजार गर्म था। सूरत में बैठक हुई, बैठक के दौरान बहस काफ़ी हुई उसमें, और तिलक को जब बोलने का उसका अवसर आया तो तिलक ने बोलने की कोशिश की। तो बेसिकली इस पूरी बैठक में जो भी इतिहासकार वो हैं वो ये कहते हैं कि नरमदलियों ने गरमदलियों के तरीकों को अपनाया बंद कमरे में। पहली बार कभी लाइव हुए थे, तो वो भी 7 की बैठक में खूब हंगामा करना, तिलक को बोलने नहीं देना। और उसी में मंच पर फिरोज शाह मेहता भी थे, और भी कुछ लोग थे उस समय। बस जूता चप्पल वगैरह चलने लगा, कुर्सी उर्सी वगैरह भी चल गया। कुछ नरमदली नेता भी डंडा लेकर के आए थे बैठक में। ठीक है, तो एक जेस्टर जो होता है ना, कुछ इस तरह का था, तो स्थगित करना पड़ा। फिर एक स्पेशल बैठक बुलाई गई इलाहाबाद के अंदर। इस बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि भाई किस तरीके की राजनीति होगी, तो हमारी संवैधानिक राजनीति होगी। और ये भी कुछ प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई कम से कम जो 3 वर्ष पुराना संगठन हो उन्हीं को कांग्रेस की सदस्यता, कि गणतंत्रियों को कांग्रेस से निष्कासित किया गया। प्रपोजल पास हुआ, किसी नए संगठन में तो थे नहीं, एक तरह से उनको मेंबरशिप से निकाला गया, बाहर कर दिया गया कांग्रेस से। फिर 8 में बैठक, वार्षिक बैठक बुलाई गई मद्रास में। फिर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया और इन बातों को वहाँ दोहराया गया। 1908 से लेकर के 1915 तक कांग्रेस का कोई लाम लेवा भी नहीं था। कभी किसी एग्जाम में 8 से 15 के बीच किसी बैठक या किसी डिसीजन के ऊपर सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे गए, इनडायरेक्ट 1-2 महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे 1911 में पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है वो गाया गया था कांग्रेस की बैठक में। ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, कब था वो। या पटना में भी इसी बीच में बैठक हुई थी। बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बैठक कब हुई थी, स्टेट वाले अपना पूछ लेते हैं, अपना अपना निकाल के। बट नॉर्मली जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको नहीं मिलेगा कि हाँ कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ 8 से 15 के बीच में। ठीक है, तो ये ऐसे करके फिर कांग्रेस की कहानी आगे चली जाएगी। कहानी क्लियर हो गई 15 तक की कांग्रेस की। 85 से 15 की हम लोग कांग्रेस को लेके आए हैं। ऐसे ही फ्लो में धीरे धीरे 47 तक जाएगी कांग्रेस की भूमिका। अब जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको जरा एक्सप्लेन कर लें हम।